अस्सलामु अलैकुम। नॉवल कार्प डायम बाय राबिया खान की ये किस्त नंबर 17 है। अगली सुबह सायरा और वो दोनों अपने कामों के लिए तैयार हो रही थीं। फिर सेलिना उससे हाथ हिलाती बाहर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों नाश्ता साथ कर चुकी थीं और वो उसे थेरेपी सेशंस के लिए दरवाजे तक बोलती हुई आई। सेलिना मुस्कुराकर पलटी और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आगे बढ़कर उसके सेब जैसे रुखसारों को बारी बारी चूमा और उसे देखा। वो उसकी ऐसी वालहाना मोहब्बत पर हैरानी से आंखें फैलाए देखती रही। उसके ऐसे देखने पर वो हंसी थी। मैं काम से फारिग होकर मोहित से सेशंस के मुतल्लिक बात करने जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, बस याद रखो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके कहने पर सायरा के तने आसाब ढीले पड़े थे। फिर उसे गले लगाकर खुदा हाफिज कहा और दरवाज़ा बंद करती वापस पलट आई। वो खुद भी काम पर जाने के लिए तैयार लग रही थी। एक आखिरी निगाह अपने सिरापे पर डाली। सब्ज रंग के शलवार कमीज पर मफलर की माने दुपट्टा गर्दन में लपेटे, ऊंची पोनी बनाए, पैरों में स्नीकर्स पहने, कंधे पर पर्स टांगे वो जाने के लिए तैयार लग रही थी। अगले लम्हात में वो ज़रा देर ड्राइव करने के बाद हॉस्पिटल चली आई थी। उसे यासिर से दो टोक बात करनी थी। उसने रिसेप्शन से उसके मुतल्लिक पूछा और फिर 103 कमरे की जानिब बढ़ाई। अगले ही पल उसने दरवाज़ा धकेला था। अस्पताल का कमरा खिड़की से छन कर आती रोशनी के बायस रोशन था। बिस्तर पर अस्पताल के गाउन में वो लेटा था। उसे चेहरा उठाई देख रहा था। उसके माथे पर एक जानिब सफ़ेद छोटी सी पट्टी लगी थी। चेहरा मामूल से ज़्यादा ज़रा संजीदा और मुज़महिल लग रहा था। वो आगे बढ़ आई, साथ रखा स्टूल खींचकर उसके बिस्तर से ज़रा फासले पर रखा और बैठ गई। यासिर उसे ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो जानते ही होंगे। उसने महज सर हिलाया था। अगर जानते हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि मैं सेलिना की इकलौती दोस्त हूँ और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास हूँ। आपने उसकी जान मौके पर पहुंचकर बहुत दफ़ा बचाई। आपका बेहद शुक्रिया। वैसे मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। आप गार्ड हैं और ये आपकी जॉब, आपको इसके पैसे मिलते हैं। लेकिन शायद आपकी माँ को अपने फैक्ट्स दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है मिस्टर आलम। वो उसी स्पार्ट अंदाज से कहकर आखिर में वक्फा देने को रुकी थी। यासिर के अबरू ना समझे से ऊपर को उठे। मेरी माँ का यहाँ क्या जिक्र? आपकी माँ सेलिना को मेंटली टॉर्चर कर रही है कि वो आपसे आइंदा नहीं मिलेगी। वो आपसे मिली ही क्यों? उसकी वजह से आप ज़ख्मी हुए एंड वॉट एवर। लेकिन आलम साहब, आप मेरी दोस्त की वजह से नहीं, उस साइकोपैथ हमलावर की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। हर कोई मेरी दोस्त को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर लोग अपने गलत कहे से बाज नहीं आ रहे तो आप उन्हें बता दें कि आप उसके गार्ड थे। आप ही उसके असल बॉडी गार्ड हैं। आपने इस बात को सबसे छुपाया और सेलिना की ज़िंदगी अजाब हो गई। अगर आप पहले दिन से सबको बता देते कि आप उसके बॉडी गार्ड हैं और उसकी तमाम तरह हिफाजती जिम्मेदारियां भी आपके खाते में दर्ज हैं, तो किसी मारिया की हिम्मत नहीं होती इस ताल्लुक को मैला करने की। वो ठहरी, बोलते बोलते रुखसार गुस्से से दहक रहे थे और सांस चढ़ा हुआ था। वो उससे बेहद खामोश निगाहों से देखता रहा, फिर हाथ सीने पर बांधे। उस पर जैसे सायरा की तकरीर का इतना खास असर नहीं हुआ था। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैं इस ताल्लुक को मंजरेआम पर लाने के हक में नहीं था। मुझे नहीं पता कि आपके कौन से सिक्योरिटी इश्यूज हैं या ऐसी कौन सी पेचीदगियां हैं जिनके बायस आपको ये सब खुफिया रखने की ज़रूरत पेश आई, लेकिन इस सब की वजह से जो कुछ मेरी दोस्त फेस कर रही है वो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। हम अपने मुनासिब और गैर मुनासिब के तहत चलते हैं बीबी। उसका अंदाज खुश्क था। तो फिर आप इस मुनासिब और गैर मुनासिब को दुरुस्त करें। आपके प्लान्स किसी की जहनी सेहत से ज़्यादा अहम नहीं हो सकते। वो भी उसी अटल लहजे में बोली थी। इस बार वो चौंका था, फिर ठहर कर आंखें सुकेड़ी, बगौर उसका चेहरा देखा। सेलिना ठीक है? सायरा के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। अच्छा, तो आपको ख्याल आ गया उसकी खैरियत का? बहुत जल्दी पूछ लिया आपने। आप इससे कहीं ज़्यादा सर्द हैं जितने दिखने में लगते हैं। मैंने पूछा क्या वो ठीक है? उसने अपना सवाल फिर दोहराया था, माथे पर बल डालकर। आपको लगता है वो इस सब के बाद ठीक होगी? रात एक शदीद पैनिक अटैक हुआ है उसे, ईटिंग डिसऑर्डर का बेरहम साइकिल फिर से उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। लेकिन आप अपने प्लान्स फॉलो करें। किसी इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत जाए भाड़ में। जितना गुस्सा उसे उस पर था वो उतार रही थी। बोलते बोलते आवाज़ यकलख्ती बुलंद हुई। मैंने उसके लिए गार्ड्स का बंदोबस्त कर दिया है, उसे मजीद कोई मुश्किल नहीं होगी। कुछ पल बाद वो बोला तो लहजा धीमा था। सायरा ने जख्मी निगाहों से उसका चेहरा देखा। किसी दूसरे गार्ड के भेज देने से उसे जहनी टॉर्चर देते लोग पीछे नहीं हटेंगे।
आपका एक बयानिया उसकी ज़िंदगी में बहुत नहीं तो कुछ सुकून ला ही सकता है। क्या आप उसके लिए एक बयान देकर वापस सब नहीं ले सकते? वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखता रहा। वो जानता था सायरा क्या कह रही थी। उसी पल दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। इससे उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर फ़र्क आएगा? सायरा ने उसी सख्ती से जवाबी वार किया था। साहिर वहीं दरवाजे में ठहर गया था। यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। आपके लिए बहुत लोग होंगे आलम साहब, लेकिन मेरी दोस्त के लिए कोई नहीं है। उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। लोग उसे थका रहे हैं और वो इस थकन से मर रही है। वो मर जाएगी, और अगर आप उसे मरा हुआ नहीं देखना चाहते तो उसकी मदद करें। यूं पर्दे के पीछे से नहीं, दिन की रोशनी में लाखों लोगों के सामने। और मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकते हैं। आप वाजिद नहीं हैं, आप यासिर हैं। उसी के साथ वो उठ खड़ी हुई थी। पेरे को चढ़ती निगाह साहिर पर डाली और दरवाजे के लॉक पर हाथ रखते हुए ठहर गई। लम्हे भर को कुछ याद आने पर चेहरा फेरा। सेलिना ने मुझे आपका हाल पूछने भेजा था। मैं उसे कहना चाहती थी कि तुम लानत क्यों नहीं भेज देती, लेकिन फिर मैं उसे ये नहीं कह सकी और आपका हाल पूछने का वादा कर लिया। तो कैसे आप? ठहर कर ठंडी सी आवाज़ में पूछा था उसने। यासिर ने भी चेहरे पर ठंडक लिए सर हिलाया था। ठीक हूँ। उसके जवाब देने पर वो उसी तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ी और दरवाज़ा अपने पीछे ठा की आवाज़ के साथ बंद किया। अभी वो गुस्से से सर झटक कर आगे बढ़ी रही थी कि सामने से आते अरमान से लम्हे भर को टकराई। वो उसे अपने सामने देखकर हैरान हुआ था। पीछे साहिर के अब्रू ताज्जुब से ऊपर को उठ गए थे। उसने दरवाजे से यासिर तक सफ़र किया। वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देख रहा था। उस रात कैसी थी वो? बिल्कुल आहिस्ता से पूछा। साहिर ने सर हिलाया। ठीक नहीं थी, बहुत रो रही थी। अपना करियर दांव पर लगाकर यहाँ पर मेरे साथ आना चाहती थी। बहुत मुश्किल से मना किया था मैंने उन्हें। उसके जवाब पर उसने गहरा सांस लिया था, फिर चेहरा उसकी जानिब घुमाया। उसके साथ सख्ती से पेश मत आया करो साहिर। वो जो फाइल खोल रहा था उसकी हल्की सी आवाज़ पर चेहरा उठाया। आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। वो अपने ऊपर पड़ी सफ़ेद चादर को देख रहा था। वो मानती नहीं है तो मुझे थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। थोड़ी सख्ती भी मत किया करो। वो अब तक अपनी चादर को देख रहा था। साहिर ने फाइल बंद कर दी। वो अब स्टूल पर उसके बराबर आ बैठा था। जितनी नरमी से तुम उनके साथ पेश आते हो, क्या बिल्कुल उतनी ही नरमी से पेश आऊँ फिर? आंखों में ढेरों तंज लिए ठंडा सा कहा था। उसने चादर से निगाहें हटाकर उसे देखा था। मेरे जितनी नरमी तुम बरत नहीं सकोगे उसके साथ। उसके जवाब पर उसने सर हिलाया था, ऐसे जैसे महसूस हुआ हो। कितने लोगों को मारा है अभी तक तुमने उनके लिए? उसके पूछने पर उसने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। गिनती भूल गया। और मज़ीद कितनों को मारने का इरादा रखते हो? क्या उसकी गिनती भी भूल गए हो? तंज किया था। साहिर था ना। ज़रूरत पड़ी तो बग़ैर गिनती के मारूंगा। आंखों में अजीब सी लापरवाही लिए कहा था, जैसे उसे ऐसा करना पड़ा तो वो कर गुजरेगा। किसी को मारो या नहीं, लेकिन वाजिद की हड्डी पसली अगर तुमने नहीं तोड़ी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बुरी तरह चौंका था। अगली पल सीधा होकर उसे देखा और अब फिर से फाइल खोल रहा था। क्या मतलब, क्या किया उसने फिर? कुछ किया नहीं, कर भी क्या सकता है चिकन शेट। बस सेलिना को शादी की ऑफ़र कर रहा था। आखिरी मुलाकात में कह रहा था मेरे लिए ख़ुद को थोड़ा सा बदल लो, लेकिन सेलिना भी अपने नाम की एक ही है। उस पर पानी फेंकर वहाँ से उठ गई थी। मज़े से बताया, और वो जो साकत हुआ सा उसे देख रहा था यकदम हंस दिया। गर्दन पीछे फेंक कर साहिर भी सर झुकाकर हंसने लगा। मनहूस शक्लें हैं तुम सबकी, खुदा का कहर नाजिल हो तुम लोगों पर। यही, बिल्कुल यही कहा था 50 लोगों के दरमियान उसे। और अल्लाह गवाह है, अगर वो उसे सीधा नहीं करती तो मैं उस वाजिद को इतना मारता कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती। साहिर की मार खाई नहीं है उसने अभी। जबड़े से दांत अलग हो जाते और बैठने पर एक ख़ास जगह दुखने लगती। लबों पर आती कोई गाली रोकी थी आखिर में उसने। यासिर हंसता जा रहा था। तुम्हें उससे क्या मसला है? उसके पूछने पर फाइल की बरगिरदानी करते साहिर ने चेहरा उठाकर उसे देखा था, फिर गहरा सांस लिया। मेरी बहन का शौहर भी इतना ही टॉक्सिक था। मैं उन दिनों छोटा था, मुझे नहीं पता था कि घर की औरतों को ऐसे दरिंदों से कैसे महफूज रखते हैं। वो उन्हें मारता था। फिर एक दिन गलत जगह लात लगने पर वो और उनका बच्चा दोनों मर गए। उसकी आंखों में एक आड़ सी उतरी थी। यासिर हैरत से उसे तक रहा था, फिर गहरा सांस लेकर सर हिलाया। बहुत बेवकूफ़ थी वो, बिल्कुल सेलिना जैसी। इसलिए शायद। रुक कर कंधे उचकाए। उस वाजिद को आस पास देखकर दिमाग ख़राब होने लगता है मेरा। फिर उसने सर झटक कर फाइल यासिर की जानिब बढ़ाई। वो अब उसे केस की ब्रीफिंग दे रहा था।
وہ دونوں ہسپتال کی عمارت کے باہر استیدا تھے۔ سائرہ ہاتھ باندھ کر انتہائی خفگی سے سامنے دیکھ رہی تھی اور ارمان بالکل چپ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہوئی تلخ کلامی وہ اس کی گوش گزار کر چکی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور جیبوں میں ہاتھ اڑسے۔ میرا دوست خود غرض لگ سکتا ہے لیکن وہ ایسا ہے نہیں۔ پلیز میرے سامنے اپنے دوست کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس نے انتہائی بیزاریت سے کہا۔ ایک سلینہ کم نہیں ہے میرے پاس اس سرد آدمی کی حمایت کرنے کے لیے، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ سلینہ تو پہلے ہی اس کی فین ہے، بس الٹے سیدھے لوگوں کی فین بنتی رہتی ہے وہ احمق لڑکی۔ احمق تو ہے وہ، اس کے کہنے پر سائرہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ دھوپ ان دونوں پر ترچھی ہو کر گر رہی تھی۔ سائرہ کی سبز آنکھوں کی کانچ اس دھوپ تلے چمک رہے تھے، رخسار گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ ارمان اسے اس دھوپ میں کھڑا کئی پہروں تک دیکھ سکتا تھا۔ اوف، وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ ایک منٹ، اسے احمق صرف میں کہہ سکتی ہوں، آپ نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی نہیں، سختی سے چبا کر کہا تو ارمان نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر اٹھا دیے۔ معافی، غلطی ہو گئی۔ اس کے تنے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ تو بہت جلد جیلس ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، کسی کو اس پر انگلی اٹھانے یا ہتھیانے کا کوئی حق نہیں۔ میری زندگی تو آپ کے ساتھ مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک دم سے ہی اس کے لبوں سے پھسلا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ اتنا جیلس ہوتی ہیں تو یہ کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ اوہ ڈیم، یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ چند پل منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا برائی ہے مجھ سے شادی کرنے میں؟ گڑبڑا کر پوچھا تھا۔ بات بگڑنے سے پہلے اسے سنبھالنی تھی۔ میں ادھر اپنی دوست کے لیے پریشان ہو رہی ہوں اور آپ کو شادی کی پڑی ہے؟ آپ کی دوست کو میرا دوست کچھ نہیں ہونے دے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں، آنکھیں چپکا کر معصومیت سے کہا تھا۔ سائرہ نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا۔ آپ کی امی کو پتہ ہے آپ لڑکیوں کو ہاسپٹلز کے باہر پروپوز کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو نہیں، صرف آپ کو پروپوز کیا ہے، پہلی لڑکی ہیں آپ، اور میری مما نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور وہ جو کچھ سخت سا کہنے لگی تھی، آخری بات پر رک سی گئی۔ وہ اب ذرا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا، وہ وہاں سے نکل آئی تھی، پھر اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی، چند پل شوق سے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھا۔ ایک دوست اتنا کولڈ ہے اور دوسرا ہاسپٹل کے باہر پروپوز کرنے سے بھی نہیں چوک رہا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسی بے یقینی سے بڑبڑاتی اگنیشن میں چابی گھمانے لگی۔ پیچھے ارمان مسکرا کر جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخر کار یاسر کی وجہ سے اس کی شادی کا پروپوزل بھی ہسپتال کے باہر ہی طے پایا تھا۔ گڈ گڈ۔ کام کرتے کرتے کب ٹھنڈی سی شام گھر آئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ سیٹ پر موجود ورکرز اب کیمرے وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ اسی پہرو سے دور سے کسی کے اوور کوٹ کی جھلک نظر آئی، جانا پہچانا سا لانگ اوور کوٹ۔ اس نے بغور اس شخص کو دیکھا اور پھر چونک گئی۔ وہ معید حسن تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ استیدا تھا، ہمیشہ کی طرح وجیح ٹھہرا ہوا، کسی مجسمے کی مانند سفید اور یخ۔ اسے دیکھنے پر وہ ہلکی سی شناسہ مسکراہٹ لیے آگے بڑھایا تھا۔ وہ اب تک حیرت سے اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی، پھر یکدم ہی چہرے پر ڈھیروں خوشی ابھر آئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ واؤ! اسے واقعتاً اچھا لگا تھا۔ معید ہلکا سا مسکرایا، پھر سر ہلانے لگا۔ سائرہ کا فون آیا تھا مجھے، آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں خاصی پریشان لگ رہی تھیں وہ۔ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے خود رابطہ کریں گی، لیکن پھر آپ نے 2 دن تک نہیں کیا۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی، اس لیے خود چلایا۔ ایڈریس سائرہ سے لیا تھا۔ ازلی شائستگی لیے کہا تھا اس نے۔ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ آپ تو خاصی مصروف ایکٹریس ہو گئی ہیں۔ اس کے تبصرے پر وہ ہنستی تھی۔ خدا کا شکر ہے، کسی نے پریشان تو نہیں کیا آپ کو اس سارے عرصے میں؟ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے بغور دیکھتی ہوئی اس نے پوچھا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی اور پھر سنبھل گئی، ساتھ ہی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سر بھی جھٹکا، یاسر کی کہی گئی باتیں یوں ہی یاد آ گئی تھیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے ٹالنے پر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ باہر موسم کھلا کھلا سا ہے، چلیں کچھ دیر کی واک آپ کے اسٹریس سے بھرپور دن کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سڑک پر کچھ دیر یوں ہی بے مقصد سے آگے بڑھتے رہے۔ اسٹریٹ بلب ہر جانب روشن تھے، قطار در قطار موجود ریسٹورانٹ سے مدھم موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ورک اسٹریس زیادہ ہے کیا؟ معید کے سوال پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ انفیکٹ وہ ہلکا سا ہنسی، بہت زیادہ ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ معید کی ذومعنی سے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کام کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ پیسے کمانا اتنا مشکل کیوں ہے؟
लोगों के साथ मामलात तय करना और डाइट करना इतना मुश्किल क्यों है मोईद हसन? आखिर सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ आसान क्यों नहीं? ना इंसान न काम। उसके सवालों का वो आदी था, इसलिए नर्म मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब देखा। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो हर शय खुद से ज़्यादा बड़ी और वज़नी महसूस होती है। जब हम मजबूत होते हैं तो हर शय खुद से छोटी और हल्की महसूस होती है। इट्स जस्ट ऑल इन माइंड। नपे तुले लफ्ज़ों में कहा तो सेलिना ने उसकी जानिब देखा। इतने परफेक्ट लफ्ज़ कहाँ से लाते हो? महज इन 2 जुमलों में तुमने मेरी जहनी गुत्थियों को खोल कर रख दी है। तुम्हारे लिए कितना आसान होता होगा ना मोईद, खुद के दिमाग को काबू करना। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर लम्हे भर को साया से लहराया था, लेकिन फिर वो संभल गया। ये लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो समझते हैं कि माहिर नफ्सियात को नफ्सियात का कोई मसला लाहक नहीं होता होगा, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। हमारी फील्ड में एक मकौला मशहूर है कि नफ्सियात पढ़ने वाले और दिमाग की गुत्थियाँ सुलझाने वाले खुद नफ्सियाती होते हैं। आप पागल हुए बगैर पागलों का इलाज नहीं कर सकते, इसी तरह आप नफ्सियाती हुए बगैर नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकते। क्या आप जानती हैं एंजाइटी कॉन्टेजस होती है? ये आपसे होती हुई दूसरे बंदे को लग जाती है, बग़ैर एहसास किए, बग़ैर कोशिश किए, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर। वो उसके जवाब पर आंखें फैलाए बिल्कुल ठहर कर उसे देख रही थी। मोहित ने सर इस बात में हिलाकर उसकी यकीन दहानी करवाई थी। ये आपकी एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी अकेले नहीं हो सकती। आपके ख़ानदान, दोस्तों या घर वालों में से किसी को एंजाइटी रही होगी, इसलिए आप उसका शिकार हुई हैं। और वो एक पल को बिल्कुल रुक सी गई थी। उसे याद आया अपनी माँ का बेजा एक टांग झुलाते रहना, नाखून खाना, शदीद इस्तराब के आलम में एक टांग को बैठे बैठे मज़ीद तेज़ी से हिलाना। उसे याद था कि वो उनको देखकर खुद भी बगैर किसी इरादे के वैसा ही करने लगती थी। बरसों की उलझन जैसे उस लम्हे सुलझ गई थी। मतलब एक इंसान की एंजाइटी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है, ये मुझे किसी से लगी है? उसने आंखें फैलाकर पूछा था। मुईद ने सर हिलाया। बिल्कुल। फिर तो आपको सबसे ज़्यादा एंजाइटी होनी चाहिए। आपके पास इतने अजीब व गरीब मरीज आते होंगे, आप तो पागल होने लगते होंगे। और आंखें मासूमियत से फैलाकर ऐसे कहा था कि मुईद बेख्तियार हंस दिया। ऐसा ही है, इसलिए हमारी नफ्सियात अपनी रूटीन का बेहद ख्याल रखते हैं। हम सेहत अफ़ज़ा खाते हैं और रोज़ाना मेडिटेट करते हैं। वर्जिश हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। हमें नफ्सियाती अमराज का इलाज करने से पहले ख़ुद को काबू करना होता है। सोचे मेरे पास एक मरीज़ एंजाइटी से फ्रीक आउट हो रहा हो और मैं उसकी हालत देखकर उससे ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाऊं। इस पर उसकी अपनी एंजाइटी के साथ मेरी एंजाइटी भी मुसल्लत हो जाएगी। वो मेरे ऑफिस से जब उठ कर जाएगा तो सुकून की बजाय मज़ीद पागल होने लगेगा। इसलिए मरीज़ चाहे कितना ही बेचैन और मुस्तरिब हो रहा हो, हम पुरसकून बैठे रहते हैं। हमें मरीज़ के साथ पागल नहीं होना होता। आखिर में कंधे उचकाए थे। वो मुतासिर सी नज़र आने लगी थी। वो फिर से साथ साथ चलने लगे थे। महज उससे चंद बातें करके ही सेलिना को अपने कंधों से बोझ उतरता महसूस हो रहा था। बाज़ इंसान की मौजूदगी भी कितने सुकून का बायस होती है। कितना मुश्किल काम है ना। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हम कमज़ोर होते हैं। जी जी मुईद साहब, मैं जानती हूँ कि आप इंतहाई मजबूत आसाब रखने वाले माहिर नफ्सियात हैं। वो उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया। मेरा सेशन बुक कर लो, तुम जल्दी फारिग होकर आऊँगी। इतने दिनों बाद बात की है तुमसे, बहुत अच्छा और तरोताज़ा सा लग रहा है। जो मेडिसिन मैंने पहले दी थी वो ले रही हैं आप? नहीं, मसरूफियत में वो मुझसे बिल्कुल छूट गई हैं। सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं आप लोग ये एक बात कहकर। वो उसकी हल्की सी डांट पर हंसती थी। यहाँ उसकी गलती थी। अब नए सेशन की बाकायदगी से लूँगी। उसने सर हिलाया था। चंद पल वो दोनों यूं ही छोटे छोटे कदम उठाकर चलते रहे। लम्हे भर को आसमान से गरज उभरी तो उन दोनों ने यूं ही सर उठाकर देखा। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था। फिजा में बेसाख्ता ही हब्स सा महसूस होने लगा था। सुरमई और गहरा नीला रंग वाकई डिप्रेशन की अलामत होते हैं। उसने मोईद की जानिब चेहरा फेर कर कहा था। उसकी निगाहें मोईद की कनपटी से होती हुई कान तक फिसलीं। उस पर हल्का सा जख्म था। मोईद नहीं चौंका। चेहरा उतने ही सुकून से उसकी जानिब फेरा। लम्हे भर को सेलिना सुन हुई। कितनी ठंडी आंखें थीं उसकी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। आप क्या पूछना चाहती हैं सेलिना? पूरी आंखों में अजब सा एहसास था, बिल्कुल गैर इंसानी सा। तुम्हें कैसे पता चला कि कातिल डिप्रेशन का मरीज़ है? क्या तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना है? उसकी आंखों में देखते हुए उसने सवाल किया था। फिजा में एकदम ही ठंडी सी हवा चली, बहुत तेज़ ठंडी हवा। वो मुस्कुराया था। एक मरीज़ के तवज्जुह से कहा था मैंने ये। किसी वजह से मैं उस जगह गया था जो क्राइम सीन था। उसी वक्त मैंने ये बात महसूस की थी। उससे लगा उसका हलक खुश्क हो गया है। कौन था वो?
वो चुपचाप उसे देखता रहा, आंखों से हर किस्म की मुस्कुराहट मफकूद थी। माहिर नफ्सियात का चेहरा ठंडा था, बिल्कुल बर्फ की मानिंद यख और सफ़ेद। एक मरीज़ है जिसे ओसीडी लाहक है। वो एक ही काम को बार बार करने का आदी है, फिर चाहे वो कत्ल हो या हाथ धोना, वो हर काम बार बार करता है। सिक आदमी है। वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हुई थी। उसका दिल एक पल को सुकड़ कर फैला था। हलक अंदर तक खुश्क हो गया था, कहीं बहुत अंदर तक। वो हर काम को बार बार करने का आदी है। जब तक वो खुद मुतमईन ना हो जाए, वो हर काम बार बार करता रहता है। वो हर काम को बार बार करने का आदी है। जब तक वो खुद मुतमईन ना हो जाए, वो हर काम को बार बार करता रहता है। उसने पूछा था। दिल खौफ से सुकड़ रहा था। मुईद ने उसकी आंखों में बगौर देखते हुए सर हिलाया था। मुझ पर एक शख्स हमला कर रहा है और बार बार कर रहा है। वो कब तक ऐसा करता रहेगा? उससे लगा उसका सवाल किसी खाई से आ रहा है। मुईद का सफ़ेद चेहरा और भूरी आंखें वैसे ही रहीं। जब तक वो नहीं कर लेता जो वो चाहता है। वो थक से रह गई थी। हमलावर एक जहनी मरीज शख्स था। वो उसका पीछा जब तक न छोड़ता, जब तक वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा देता। उसे लगा ठंडी हवा में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चली है। तो तुमने अब तक पुलिस को क्यों आगाह नहीं किया? वो मेरा मरीज था। मैं बगैर किसी वारंट के उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वो तो कातिल है, तुम्हें बता। लेकिन उसकी बात जैसे किसी की आवाज़ पर थम सी गई थी। उसने लम्हे भर को पलट कर रेस्टोरेंट के बाहर लगी टीवी स्क्रीन की जानिब देखा। उसे अपनी हर बात भूल गई। उसे लम्हे भर के लिए सब भूल गया था, सब कुछ। वहाँ वाजिद हसन बहुत से माइक्स के सामने सीधा था। एतमाद से गर्दन उठाए वो कुछ ऐसा कह रहा था कि उसके साथ साथ लम्हे भर के लिए मुईद को भी अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। मैं मारिया हसन जैसी औरत से लैदगी अख्तियार कर चुका हूँ। अब मैं और सलीना शादी करके एक होने वाले हैं। हम अपनी ज़िंदगी का एक नया और शानदार आगाज़ करने वाले हैं। सलीना ने आप सबको इसलिए आगाह नहीं किया क्योंकि वो मुझसे अपने नए रिश्ते का ऐलान चाहती थी, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं और सलीना जल्द शादी करने वाले हैं। अपने ऑफिस में विराजमान मारिया हसन ने सुर्ख निगाहों से टीवी स्क्रीन की जानिब देखा था, और फिर उसने साथ रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से बड़ी सी LCD पर दे मारा था। बेहद बुलंद आवाज़ से शीशा टूटा तो उसके बहुत से वर्कर्स ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो घुटनों के बल झुकी रो रही थी। उसे जैसे सांस नहीं आ रहा था। एजेंसी में मौजूद निचले फ्लोर पर हर एक गार्ड चेहरा उठाए स्क्रीन को तक रहा था। फ़ोन कान से लगाए बात करता साहिर, पेपर प्रिंट करता जार और फाइल्स लिए आगे बढ़ता शेर। सब जैसे एक पल के लिए रुक सा गया था। सुलमान और हनीफा गश्ते बदनेदां टीवी स्क्रीन पर उभरे वाजिद हसन के मुस्कुराते चेहरे को तक रहे थे। अस्पताल में मौजूद वो अपने फ़ोन पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। चेहरा इतना स्पार्ट था कि हद नहीं। पुलिस स्टेशन, मीडिया हाउसेस, इंटरटेनमेंट एजेंसीज, मेकअप करती सायरा और मीटिंग रूम की जाने बढ़ता अरमान, सब जैसे रुक गए थे। क्या आप शादी कर रही हैं? मुईद ने हैरत से पूछा था। उसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया था। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। फिर वो वापस भागी। मामलात उसके हाथ से निकल रहे थे। वाजिद हसन ने गेम खेला था। उसने सलीना को घेर लिया था, ऐसे कि वो चाहती भी तो इनकार नहीं कर सकती थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब पुरसकून सा नीचे उतर रहा था। वो जानता था कि उसने कौन सी चाल चली थी। पिछले ही दिनों उसने मारिया को तलाक दे दी थी। सलीना का फ़ोन बेतहाशा बजने लगा। उसने कार का दरवाज़ा उजलत में खोला और अंदर बैठी। उसका दिमाग जैसे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये सब क्या हो रहा था? उसे अभी के अभी वाजिद से मिलना था। कार तेज़ी से निकालती एक जाने पहचाने रास्ते की जानिब बढ़ने लगी थी। उसी पल उसके मोबाइल पर नज़र अहमद कॉलिंग लिखा आने लगा। उसने ड्राइव करते हुए झट फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। ये सब क्या है सलीना? वो दूसरी जानिब शदीद इस्तराब में बोला था। यकीनन उसके पास भी फ़ोन मुस्तकिल बज रहे होंगे। उसे लोगों को जवाब देना होगा। एक पल के लिए उसे अपना जहन माऊफ होता महसूस हुआ था। ये सब बकवास है नज़र भाई। ये घटिया आदमी झूठ बोल रहा है सबके सामने। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। ओफ सेलिना, नज़र जैसे दूसरी जानिब बुरी तरह झंझलाया था। फिर ठहर कर गहरा सांस लिया और कुछ सोचने की कोशिश की। 1 मिनट, अभी तुम कहाँ हो? मैं उस मनहूस आदमी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने जा रही हूँ। उसकी मौत है आज मेरे हाथों। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। पागल लड़की, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए ताकि तुम्हें ट्रिगर करके मीडिया के सामने ले आए। तुम वहां जाओगी तो वहां पर हजारों रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। वो एक सियासतदान है। उसे हालात को अपने हक में करना आता है। वो तुम्हें आगे बढ़कर सबके सामने थाम लेगा और तुम दिल महसूस कर रह जाओगी। तुम कुछ नहीं कह सकोगी। वापस आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। उसका पैर यकलख्ती ब्रेक पर जा पड़ा था। मैं अब क्या करूं नजर भाई?
क्यों ये लोग मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रहे? ये लोग मुझे पागल कर रहे हैं यार। उसके लहजे में बेहद थकन और बेजारियत थी। नज़र ने गहरा सांस लिया था, फिर उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम वापस आओ, अपने अपार्टमेंट मत जाना, वहाँ भी रिपोर्टर्स हैं। ये अब तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारा मैनेजर होने के नाते वाजिद के स्टेटमेंट को खुद रद्द कर दूंगा। बात तुम पर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, भाई है ना तुम्हारे साथ। अभी तुम ये सोचो कि कहाँ जाओगी। रिपोर्टर्स की निगाहों से कहीं दूर छुप जाओ, उनके सामने आने की गलती कतई नहीं करना। उसका लहजा दूसरी जानिब बेहद नरम था। उसे अपने तने आसाब ढीले पड़ते महसूस हो रहे थे। उसने चंद पल सर स्टीयरिंग पर टिकाकर कुछ सोचना चाहा। वो इस वक्त कहाँ जा सकती थी? यकदम ही ख्याल आया तो वो चौंकी, फिर सीधी हो गई। नज़र को जल्दी जल्दी खुदा हाफिज कहा और फिर एक नंबर डायल करने लगी। चंद पल घंटी बजती रही। अगले ही पल फ़ोन उठा लिया गया था। साहिर की भारी लेकिन संजीदा आवाज़ दूसरी जानिब उभरी थी। साहिर, मुझे अरमान का नंबर दो, जो यासिर का दोस्त है, जल्दी। ओके मैडम। उसने फ़ोन रखा और फिर एक पैगाम उसके मोबाइल पर उभरा। साहिर ने उसे अरमान का नंबर भेज दिया था। उसने अगला पल ज़ाया किए बगैर अरमान को फ़ोन मिलाया, फिर बेचैनी से स्टीयरिंग पर नाखून से खुरचती रही। चंद घंटियों के बाद अरमान की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी थी। हेलो अरमान, मैं सेलिना हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? वो दूसरी जानिब जैसे हैरान हुआ था। उसने कार के शीशे से लम्हे भर को बाहर देखा था। चलती फिरती गाड़ियाँ, मसरूफ़ सी शाहरा। देखें, वाजिद की झूठी बकवास तो आप सुन ही चुके होंगे, इसलिए रिपोर्टर्स की वजह से मैं घर नहीं जा सकती, सायरा के पास भी नहीं जा सकती। वो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट है, उसके घर एक्ट्रेसेस का आना जाना रहता है, और अभी तो वो है भी खासी मसरूफ़, इसलिए ऐसे में आपका घर सबसे ज़्यादा महफूज जगह है। आप जासूस हैं, आप पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। और दूसरी जानिब वो उसकी उजलत में दिए गए हवाले पर बस मुस्करा कर रह गया था। फिर सर इस बात में हिलाया। ओके, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप वहाँ चली जाएं। घर के बाहर से आपको अंदर तक सिक्योरिटी गार्ड ले जाएगा, मैं उसे समझा दूंगा। ओह, थैंक यू सो मच। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के बायस आंसू से आ गए थे। अगर दुनिया में वाजिद और उस साइकोपैथ हमलावर जैसे घटिया लोग थे, तो उसी दुनिया में अरमान और साहिर जैसे अच्छे लोग भी तो थे। और मुईद, वो एक पल को चौंकी। वो भी अच्छा था, लेकिन लम्हे भर पहले वो उसे मुईद हरगिज़ नहीं लग रहा था। उसने जहन से उसे झटकने की कोशिश की थी। नो प्रॉब्लम, अरमान ने कहा तो उसने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन कान से हटा लिया। फिर उसके भेजे गए एड्रेस को ध्यान से पढ़ा और गाड़ी घुमाई। साथ ही उसने आंखों पर स्याह चश्मा भी चढ़ा लिया था, कोई उसे पहचान न ले, बस इसीलिए। अरमान का घर यहाँ से दूर नहीं था। एक खामोश और पुरसकून सी कॉलोनी में कितार दर कितार अपर मिडिल क्लास के बंगले मौजूद थे। वो आसपास मुतासिर निगाहों से देखती गाड़ी आगे बढ़ा लाई थी। फिर एक जगह उसने कार रोक दी। कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मोबाइल निगाहों के सामने करके उस एड्रेस को कंफर्म करना चाहा। उसी पर सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो 2 कदम पीछे हटी। आप सेलिना मैडम हैं? उसने पूछा तो उसने सर हिलाया। वो अब आहिनी दरवाज़ा धकेल कर खोल रहा था। अपनी कार अंदर ले आए, मुझे अरमान सर ने बता दी है। उसने सर हिलाया और फिर कार घर के अंदर पथरीली रविश तक ले आई। छोटा सा सब्ज बेलों से ढका बंगला रोशनियों से जगमगा रहा था। उसने पलटकर गार्ड की जानिब देखा। वो अब उसे दाखिली दरवाजे से लिए घर के अंदर बढ़ रहा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई और फिर लाउंज के सोफों तक आते आते वो चौंक सी गई। वहाँ सरदार विराजमान थे। उसका मुंह हैरत से खुल गया था। दादा ने भी चौंक कर चेहरा उठाया और हैरान हुए। दादा, आप यहाँ? आंखों में खुशी की अलूही सी चमक उभरी थी। उसे अपना हर जख्म जैसे भूलने लगा था। सरदार उठ खड़े हुए थे, फिर आगे बढ़ाए। वो खुश भी थे और शदीद हैरान भी। बेटे, आप यहाँ? ओह अरमान। और फिर उसे अगले ही पल बेतहाशा रोना आया था, लेकिन वो नहीं रोई। वो सरदार को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें अपने साथ ये लाउंज में चली आई थी। दादा, मैंने आपको बहुत मिस किया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? यासिर हॉस्पिटल में है ना, मैं बस चंद लम्हे पहले ही हॉस्पिटल से आया हूँ। उससे रिकवर होने के लिए मज़ीद 1 हफ्ता दरकार है। ज़ख़म अभी नम है, चलने फिरने पर खुल सकता है। अरमान मुझे अस्पताल में नहीं रखना चाहता था, और इतना लंबा सफ़र भी रोज़ाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं उसके घर रह रहा हूँ। उन्होंने नरमी से कहा था तो उसने सर हिलाया, फिर शर्मिंदगी से उनकी जानिब देखा। आपको भी लगता होगा ना कि यासिर को ऐसी हालत तक पहुँचाने की ज़िम्मेदार मैं हूँ? उसने उदासी से मुस्कुराकर कहा तो दादा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। सफ़ेद शफाफ से कुर्ता शलवार में मलबूस, खूबसूरत आंखों पर ऐनक जमाए और बावकार अंदाज में उसे नरमी से देखते हुए वो कितने अच्छे लग रहे थे। नहीं, उसे तो हमलावर ने इस हालत तक पहुंचाया है।
اور وہ چند پل ان کے جواب پر سن سی بیٹھی رہی تھی، پھر یکدم ہنسی، آنکھوں میں ڈھیروں نمی اترنے لگی تھی۔ اس سارے عرصے میں سائرہ کے بعد دادا دوسرے انسان تھے جنہوں نے اس کا کوئی قصور نہیں نکالا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، پھر سر ہلانے لگی۔ واقعی اسے میں نے ایسی حالت تک نہیں پہنچایا، وہ تو حملہ آور تھا۔ اوہ دادا، میں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ میں پچھلے کئی دنوں سے خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوں۔ سردار نے نرمی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ان کے انداز پر پگھل ہی تو گئی تھی۔ وہ اب نرمی سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ آپ اس عمر میں بھی اتنے ہینڈسم ہیں دادا، اپنے کالج کے زمانے میں تو لڑکیاں پر مرتی ہوں گی۔ اور اس کے یکدم کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے، بالکل بچوں کی طرح۔ بالکل، یاسر کی دادی آخری عمر تک میرے آس پاس موجود خواتین سے جیلس تھیں۔ میں انہیں بارہا سمجھاتا تھا کہ بیگم مجھے آپ کے علاوہ کسی میں دلچسپی نہیں، لیکن وہ کہا کرتی تھیں آپ کا کیا بھروسہ، ایک تو مرد ہیں، اوپر سے انگریزی ادب پڑھتے ہیں۔ آخر میں وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ دادی کا قصور نہیں تھا، بعض لوگوں کو بس اتنا ہینڈسم نہیں ہونا چاہیے۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ یاد آیا تھا اسے اس سمے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، چند پل خاموشی چھائی رہی، اگلے ہی پل دادا کی مغموم سی آواز ابھری۔ میں نے واجد کی پریس کانفرنس دیکھی بچے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ جی دادا، وہ بکواس کر رہے۔ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، میں دعا کروں گا۔ اس نے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جی دادا، میرے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اسی پل دوسری جانب سائرہ مسلسل سیرینا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن جواب ندارد۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی بند کر دیا تھا۔ پھر یکدم کسی کے کار ساتھ روکنے پر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، اگلے ہی پل آنے والے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ سیرینا میرے گھر ہیں، کیا آپ چلنا چاہیں گی؟ ارمان تھا، شیشے سے جھکا کہہ رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ اور وہ کیوں جانے لگی آپ کے گھر؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جاسوسوں کا گھر ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے۔ میں ان کی ایسی خوش فہمی کو دور کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں ویسے۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے تب کر دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اب کہ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ ذرا دھیمی ہوئی تھی، پھر چہرہ کھڑکی پر جھکایا، مشتبہ نگاہوں سے اس کا وسیع چہرہ دیکھا۔ آپ واقعی جھوٹ نہیں بول رہے؟ میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ایسے حالات میں جھوٹ بولوں گا؟ میں جانتا ہوں وہ آپ کی پکی سہیلی ہیں، آپ کو ان کی فکر ہوگی۔ اور اس کے ایسے کہنے پر اس کا رہا سہا غصہ بھی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل ارمان نے آگے ہو کر دوسری جانب کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ کار لیے زن سے آگے بڑھ گیا تھا۔ چند پل کار میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ تھینک یو، اس نے کہا تو وہ چونکا، حیرت سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ کس لیے؟ میری دوست کو ایسے حالات میں پناہ دینے کے لیے، باوجود اس کے کہ جاسوسوں کی پناہ گاہیں مشکوک ہوتی ہیں۔ اور وہ بھی اختیار کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سائرہ نے بھی مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ آپ کی دوست اتنی سمجھدار ہیں تو اس میں ہم معصوم جاسوسوں کا کیا قصور؟ اتنے بے قصور بھی نہیں ہوتے آپ لوگ۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ سیلینا جیسی بے وقوف نہیں تھی، وہ زیرک لڑکی تھی۔ اس سے لوگوں کو ان کے الفاظ لوٹانے آتے تھے۔ مجھے واجد حسن سے اتنی گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، بہت ہی گرا ہوا انسان ثابت ہوا ہے وہ۔ کچھ پل بعد اس نے تلخی سے کہا تو ارمان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر موڑ کاٹا۔ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا شروع سے۔ ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گا۔ کسی انسان کی زندگی کے متعلق خود ہی سچ جھوٹ بول کر فیصلہ کر لے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو سائرہ نے کثیف سی سانس خارج کی۔ ارمان نے چہرہ ہلکا سا موڑ کر اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا تھا۔ سیرینا کی وجہ سے پریشان ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا، بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ نے اس کی جانب چہرہ بھیجا تھا۔ کیسے پتا آپ کو؟ مجھے تو لگتا ہے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کار اب پرسکون سی کالونی کی صاف ستھری کشادہ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میں روزانہ ایسے کیسز دیکھتا ہوں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، بالکل بے ڈھنگے کیسز ہوتے ہیں، بعض اوقات انسانیت سے گرے ہوئے اور بعض اوقات کسی ذہین قاتل کی خوفناک گتھیاں راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ لیکن اس سب میں ہم جاسوس لوگ امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر ہم کیس کی ساخت دیکھ کر متاثر ہو جائیں اور اسے کوشش کیے بغیر ہی بند کر دیں تو کبھی کوئی مجرم پکڑ میں نہیں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ گتھیاں وہیں سے سلجھتی ہیں جہاں سے الجھی ہوں۔ ہر کیس کا ایک سرا ہوتا ہے، امید کا سرا، اور وہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ پریشان مت ہوں، سیلینا کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے معاملات حل ہو جائیں گے، جلد یا بددیر۔
وہ اب کار گھر کے اندر روک رہا تھا۔ وہاں سیلینا کی کار پہلے سے موجود دیکھ کر سائرہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہاسپٹل کے باہر پروپوز کرنے کے علاوہ۔ اور وہ کار سے باہر نکل گئی تھی، لیکن پیچھے ارمان کا کہکا سن چکی تھی۔ گھر سے اب ملنے ملانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جیب میں چابی اڑستا گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ سیلینا اور سائرہ گلے لگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تیز تیز بول بھی رہی تھیں۔ واجد کو گالیاں اور ماریا کو کوسنے دے رہی تھیں۔ وہ سکون سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا تھا، پھر ان کے پیچھے صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلائے ان کی جانب ہلکا سا جھکا بھی۔ بڑی، آپ کو یہ خوبصورت والی فیشن آئیکن ٹائپ کی بہو منظور ہے؟ دادا نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا تھا، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکے۔ بڑی، میں نے سن رکھا ہے یہ فیشن آئیکن لوگوں کی بےعزتی بڑی بے رحمی سے کرتی ہے۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ بڑی، ایک دفعہ بےعزتی ہو چکی ہے۔ سردار ہنس دیے تھے۔ تھپڑ تو نہیں کھا لیا کہیں؟ کھاتے کھاتے رہ گیا۔ دادا کا کہکا ابھرا تو وہ دونوں ان کی جانب چونک کر دیکھنے لگی۔ ارمان بمشکل مسکرایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بڑی، مروائیں گے کیا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا تو سردار نے سر ہلا دیا۔ سوری بڑی۔ وہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں اور وہ دونوں ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک فین بوائے تھا اور دوسرا محبت میں مبتلا تھا۔ ان کا علاج نہیں تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور واجد نے ڈیورس دے دیا ماریا کو، اور وہ خود سے پریس کانفرنس کر کے جی کہہ رہے کہ سیلینا سے میں شادی کروں، حالانکہ سیلینا نے اس کو صاف منع کر دیا تھا اور بے عزت بھی کیا تھا۔ بڑا ہی کوئی ڈھیٹ ہے۔ اور وہ ماہر نفسیات وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کلائنٹ ہے، اس کا پیشنٹ ہے جو کہ ایسے کام کرتا ہے اور وہ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ مے بی وہ خود ہی ہو۔ زیادہ تر تو چانسز یہی ہیں، وہ جو عجیب سا ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھوں میں ٹھنڈ آ جاتی ہے، تو مے بی وہ خود ہو۔ سیلینا بیچاری نئی سے نئی مصیبت میں پھنسی رہتی ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے اپنا کام کرنا چاہتی ہے، لیکن دنیا کا ہر بندہ اس سے پنگے لے رہا ہے، پریشان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک تو وہ یاسر کی اماں بھی اسے باتیں سناتی رہتی ہے، تمہاری وجہ سے ہوئے۔ تمہاری وجہ سے کیسے ہوا ہے؟ وہ باڈی گارڈ ہے، اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس پروٹیکشن میں اس پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس کا کام ہی ایسا ہے نا۔ دادا مزے کی کریکٹر ہے، مزہ آتا ہے جب دادا آتے ہیں، تو بہت پازیٹیو سے ہے نا۔ اور ارمان نے سائرہ کو پرپوز کر دیا ہے۔ صحیح ہے، ان کی لو سٹوری چل پڑی ہے، اچھی بات ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔